student, I am Shabasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of ecosystem which is ecological pyramids क्या होते हैं, किस तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है और साथ ही साथ देखेंगे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में, राइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे कैसे बना हुआ होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब कुछ हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमारा मिशन ज्ञान ऐप जो है वो डाउनलोड करना है ताकि आपको वहां पर एनडीए, हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में, और हम बात करें हमारी एनसीईआरटी के और बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, और नीट का कंटेंट सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा, एक ही ओनली ऑन साइट, वो है हमारा मिशन ज्ञान ऐप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। देखो बच्चों, इकोलॉजिकल पिरामिड समझाने से पहले मैं क्या बता रही हूँ कि इकोलॉजिकल पिरामिड किस बिहाफ पे वर्क करता है, राइट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट। देखो जब भी हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन है तो हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हमारे जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे। एक तो हम बोलेंगे अपराइट, क्या मीन होता है अपराइट का वो भी बात कर लेते हैं। एक हम बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उल्टा पिरामिड, राइट। और अपराइट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये सीधा अपराइट ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्वर्टेड यानी कि नीचे की तरफ उसमें चेंजेस आए हैं। इस तरह के हम इसमें ग्राफ देखने वाले हैं, पिरामिड देखने वाले हैं। अब सेकंड बात देखो, जो हम पिरामिड्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे, तो हम बनाएंगे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बीच में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बीच में, प्राइमरी कंज्यूमर के बीच में, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बीच में, और टर्शरी कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ चलेगा हमारा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हमारे टर्शरी कंज्यूमर के बिहाफ में हम बनाएंगे अपराइट पिरामिड। अब ये पिरामिड किस किस उसमें बनेगा, ठीक है। आपकी बुक में इसको किस तरीके से नोट किया हुआ है, प्राइमरी पिरामिड, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। एक तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, चूंकि ये सन चाचों से डायरेक्ट रोशनी ले रहे हैं, डायरेक्ट लाइट ले रहे हैं, तो इनको हमने क्या बोला है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ये बात समझ में आ गई। जब तक बच्चों, मैंने पहले भी कहा है, प्रीवियस जो इससे वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा किस तरह के टॉपिक लेवल हैं, किस तरीके से हमारी फूड चेन, फूड वेब वर्क करती है, उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पिरामिड की और बायोमास की बात समझ पाओगे। इज दैट क्लियर, राइट। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पिरामिड हैं वो 3 तरीके के आएंगे। किस किस के अंदर आएगा, एक तो आएगा हमारा नंबर पिरामिड, नंबर पिरामिड। दूसरा हमारा पास आएगा बायो मास पिरामिड, बायोमास पिरामिड। और लास्ट वन आएगा हमारा एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, राइट। ये
सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि नंबर के हिसाब से हमारा पिरामिड कैसे बनेगा हमें पता लग जाएगा कि इस तरीके से। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है, अब आप सारे एनिमल को तो ला करके नहीं बता सकते, सारे एनिमल को आप गिन करके वहां पर नहीं दिखा सकते, राइट, सारे के सारे एनिमल्स को तो आप ला नहीं सकते। तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक नंबर्स को लेकर के कि कितने नंबर हैं आपके, कितने हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कितने हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, कितने हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम नंबर पिरामिड से पता करेंगे। फिर हम देखेंगे बायोमास पिरामिड, उस एरिया के अंदर उस प्राइमरी प्रोड्यूसर का क्या बायोमास रहेगा, क्या हमारा प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास रहेगा। इसी तरीके से एनर्जी का फ्लो भी हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी कैसे जा रही है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर हमारे ट्रॉपिक लेवल 3rd and 4 में। क्लियर दैट, ये बात समझ में आ गई, इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो क्यों काम आते हैं। चलिए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो हम किसके बीच में बना रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने भी बताया था कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे जो टर्शियरी कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में किस तरीके से उसका बायोमास है, नंबर है, एनर्जी का फ्लो होता है, उसके बीच में हम एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो बिटवीन इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, टॉपिक लेवल के बीच में ऑफ अ फूड चेन विद प्रोड्यूसर फॉर्मिंग बेस एंड टॉप कार्निवोर ऑफ द टिप। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर हमने बोला, तो पहले हमारे पास आ जाएगा बच्चों हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4। इस तरीके से जो है हमारा पिरामिड बनेगा अपराइट। आ गई बात समझ में। तो हमने बोला है कि हमने फूड वेब में जो प्रेजेंट है हमारे प्रोड्यूसर, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो ही हम किस तरह से बता रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को मैंने क्या बोला है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन। बच्चों जो चार्ल्स एल्टन थे इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया था, इसीलिए इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, चार्ल्स एल्टन 1927 एंड आर देयरफॉर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स। आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी एल्टोनियन पिरामिड्स के बारे में बताओ, तो अभी आपको पता ही नहीं होगा कि एल्टोनियन पिरामिड्स क्या है, हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। एन इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप्ड। अपराइट और मैंने इन्वर्टेड आपको बता दिया कैसे होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड है। फर्स्ट हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। आ जाओ, पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स किसका किसका देखेंगे बच्चों, देखो आपको पता है हमारे प्रोड्यूसर, हमारा जो नंबर का जो हमारा पिरामिड है वो कैसे बना हुआ है, अपराइट बना हुआ है आपकी बुक में, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर, ओ सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, राइट, इस तरीके से ऐसे कर लो। क्लियर। अब देखो किसी एरिया में सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, सीधी सी बात है, प्लांट्स का सबसे ज्यादा नंबर होगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का या फिर ट्रॉपिक लेवल का सबसे ज्यादा नंबर होगा। इनको कौन खाएगा, तो इनको कौन खाएगा, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हमारे हर्बीवोर, है ना, हर्बीवोर्स होंगे। अब हर्बीवोर्स होंगे यानी कि ट्रॉपिक लेवल 2 T2, तो जितने प्लांट है क्या उतने के उतने हर्बीवोर होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन हर्बीवोर को खाने वाले भी तो कार्निवोर हैं, तो दैट मींस हर्बीवोर की संख्या कम हो गई। फिर इनको वहां खा रहे हैं कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, राइट। फिर इनको भी हम कह रहे हैं कि टॉप कार्निवोर खा रहे हैं, टॉप कार्निवोर। तो आप देखोगे यदि प्लांट की संख्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या 10 है,
ठीक है, या 100 है मान लो, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, 100 है तो हर्बीवोर की संख्या 100 तो नहीं बोलेंगे या इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन की बात भी करेंगे, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे, मान लो ये हो गए हमारे 70, राइट। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 35 या 30 मान लो, ठीक है। और ये हो जाएंगे हमारे 5 या 2 या 1 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक हमारी कम्युनिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं, आपका प्रीडेटर वाला माहौल कैसा है, उसी हिसाब से होता है आपका एनर्जी फ्लो कैसा है। तो एनर्जी फ्लो जब हम अभी पिरामिड पढ़ेंगे एनर्जी वाला तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पिरामिड है या पिरामिड ऑफ नंबर्स है, उसमें हम देखेंगे कि आपको अपराइट वाला पिरामिड मिलेगा। अपराइट वाला पिरामिड सबसे ज्यादा हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर कम हो जाएंगे, फिर कार्निवोर उसको खा जाएगा, फिर हमारा टॉप का कार्निवोर खत्म खाएगा। तो यानी कि इनकी संख्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये कैसा होता है, अपराइट। अब सुनो इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। बिना अपवाद के हमारे बायोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो आप देखोगे, मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर मैं एक पेड़ की बात कर रही हूं, बहुत घना सा पेड़ है, ठीक है। इस फॉरेस्ट के अंदर मैं केवल एक सिंगल ट्री की बात कर रही हूं, सिंगल ट्री की बात कर रही हूं। तो यानी कि अब कैसा होगा, एक सिंगल ट्री के बिहाफ पे तो पीपी मेरा कम होगा, एक ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पे लगभग 300 बर्ड्स है ना, ये 300 हर्बीवोर है जो इसको खाते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कितने हो गए हमारे, 300 हो गए। ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इनको खाने वाले भी, ठीक है, इनको खाने वाले मान लीजिए कि 300 है तो 100 फॉक्स बोल देती हूं मैं, ठीक है। 100 फॉक्स है जो इस 300 बर्ड्स को खाते हैं। तो ये लो, तो यानी कि जो नंबर ऑफ पिरामिड हमारा कैसा बन रहा था, इन्वर्टेड था। तो ये इसका एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ एक सिंगल ट्री की बात करोगे तो यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इज दैट क्लियर, आया समझ में, नंबर ऑफ पिरामिड समझ में आया, उसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो समझ में आया। एक बार रीड आउट कर लें, पिरामिड ऑफ नंबर्स, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, देखो हमने एक सिंगल ट्री का भी नंबर पिरामिड बनाया है, पर यूनिट एरिया, उस पर यूनिट एरिया में वेरियस ट्रॉपिक लेवल कैसे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है नंबर ऑफ पिरामिड में कि एक एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, उसके ट्रॉपिक लेवल के आधार पर। प्लांट्स कितने हैं, हर्बीवोर कितने हैं, कार्निवोर कितने हैं, टॉप कार्निवोर क्या है, उसके ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई, पिरामिड समझ में आ गया। चलो देख लो आपकी बुक में कैसा बना हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, देखो जो हमारे पीपी है वो कितने हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 58,42,000, 58,42,000 हमारे पास हमारे प्लांट्स हैं। इनको खाने वाले कितने हैं, देखो संख्या दिख रही है। फिर इनको खाने वाले, और हमारे जो टॉप कार्निवोर है वो तो कितने, मात्र 3 है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में पता लग गया। आ गई बात समझ में। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया है, ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन द एन इकोसिस्टम। इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में केवल 3 टॉप कार्निवोर है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस इकोसिस्टम को, एंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट, और 6 मिलियन प्लांट के ऊपर ये क्या है, डिपेंड है। आ गई क्या बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम देखो क्या करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम देखेंगे कि उस इंडिविजुअल का बायोमास कितना है, ठीक है, उस इंडिविजुअल का बायोमास क्या है। तो ये भी कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है।
ये भी कैसा बनेगा, अपराइट ही बनेगा। लेकिन यदि मैं इसकी एक्सेप्शन की बात करूं, ठीक है, एक्सेप्शन की बात करूं, तो एक्सेप्शन जो होगा बच्चों वो होगा हमारे सी के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। कैसे मैम, कैसे होगा इकोसिस्टम के अंदर? जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर हम एक्सेप्शन देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सी है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं बच्चों, फाइटो प्लैंकटन, राइट। फाइटोप्लैंक्टन है और फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो हम मान लेते हैं 200 केजी, ठीक है, 200 केजी ले लेते हैं अपन इसका फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास। अब ये जो 200 केजी फाइटोप्लैंक्टन है ये प्रोड्यूस करते हैं डेली प्रोड्यूस करते हैं लगभग 500 केजी फाइटोप्लैंक्टन, राइट। और इनको खाने वाले कौन, जू प्लैंक्टन, उनकी संख्या है लगभग 20,000, राइट। अब आप कहोगे मैम पिरामिड ऑफ बायोमास में तो सबसे ज्यादा प्लांट है, ठीक है, फिर उसको खाने वाले हर्बीवोर है, फिर उसको कार्निवोर है, फिर टॉप कार्निवोर है, तो संख्या जो हमारा संख्या कम होती जा रही है तो बायोमास भी कम होता जाना चाहिए, तो इसका पिरामिड भी हमें अपराइट मिलना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर देखो आप, यहां पर अब आप इसके हिसाब से क्या बनाओगे, 200 और 700, ठीक है, और यहां पर 20,000, तो वैसे भी क्या है, अब ये ज़ूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ती ही नहीं है, ठीक है, ये ज़ूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ती नहीं है, इसका बायोमास बढ़ता ही नहीं। कैसे, मान लीजिए कि ये 200 केजी तो है ना, और ये 500 केजी बना रहे हैं, तो ये ज़ूप्लैंक्टन इसको रहने देते हैं कितना, 200 केजी। क्यों, क्योंकि जैसे ये बढ़ता है वैसे खा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 20,000 है इनकी संख्या, ठीक है। इनका जो बायोमास है, संख्या नहीं, इनका जो बायोमास है वो कितना है, 20,000 है। तो दैट मीन्स ये 20,000 इस 500 केजी को भरने देगा क्या, नहीं भरने देगा। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कितने हैं, फाइटोप्लैंक्टन कितने हैं अपने पास, 200 केजी, और जो हमारे ज़ूप्लैंक्टन है वो कितना है हमारे पास, 20,000, राइट। तो हमारा इन्वर्टेड बन गया, इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट तो होता ही होता है, लेकिन मैं अपवाद की बात करूं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड हमारा बायोमास पिरामिड बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलें एक बार देख लें आपकी बुक में, pyramid of biomass, it is graphic representation of biomass present sequence wise per unit area of different trophic level with producers at the base and top carnivore at the apex। यानी कि जो टॉप कार्निवोर है वो यहाँ पर आएगा एपेक्स पे, और बेस पे हमारा प्रोड्यूसर होगा। जैसे आप वेट देख सकते हो, ड्राई वेट 809 है, फिर घट गया 37, फिर 11, फिर 1.5। टॉप कार्निवोर का बायोमास कितना रह गया, 1.5 रह गया। तो ये कैसा मिल रहा है, हमें अपराइट मिल रहा है। लेकिन हमारे पास एक अपवाद है, कैसा है, यहां पर बोल दो आप एक्वेटिक में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हम बोल रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन 4 है और हमारे पास ज़ूप्लैंक्टन कितने, 21 है। इज दैट क्लियर, इन्वर्टेड हो गया, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड और एनर्जी जो है अपना, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसकी मैं बात करूं तो ये बच्चों ऑलवेज अपराइट बनेगा। ये ध्यान रहेंगे, क्या है ये, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, ये ऑलवेज कैसा रहेगा, अपराइट। क्यों मैम, क्यों मैम, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी किसको फॉलो करता है, 10% लॉ को, 10% लॉ को ये करेगा। यदि यहां पर, ठीक है, 1000 है तो इसका 10% जाएगा, फिर इसका 10% जाएगा, फिर इसका 10% जाएगा ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से। तो ये कभी भी अलग तरीके से नहीं बन सकता। इसका जो पिरामिड बनेगा एनर्जी फ्लो का, वो हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मैम ये 10% लॉ को फॉलो करता है। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में, आ जाओ। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी trapped per unit time and area in different topic level of food chain, it is always upright। important बात, क्लियर। सो आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज का 10% होता जा रहा है,
10% होता जा रहा है, ठीक है। यहां पर अपन कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर एनर्जी आ जाएगी अपनी, एनर्जी जूल के अंदर। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। चले आगे। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का क्या मतलब है, देखो बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो कम्युनिटी है वो एकदम से ही आ गया हो, ठीक है। इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि धीरे धीरे किसी चीज का, किसी स्पीशीज की जब क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है, बहुत इवोल्यूशन होता है, तब जाकर के हमारी एक पर्टिकुलर, एक हम कह सकते हैं परमानेंट एक कम्युनिटी बन पाती है। उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक, हमारी कम्युनिटी बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये चीजें होती क्या है, सक्सेशन का मतलब है कि कोई एक स्टार्टिंग स्पीशीज से लेकर के हम पूरा एक कम्युनिटी बना दें, यही क्या कहलाता है, सक्सेशन। कैसे होता है, आ जाओ, ठीक है। मान लीजिए हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये है हमारे पास बेयर रॉक। बेयर रॉक का क्या मतलब है मैम, जहां पर इससे पहले कभी भी कोई लाइफ नहीं थी, यहां पर नो लाइफ, ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं है, बेयर रॉक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इस रॉक से कुछ समय बाद, बहुत सारे स्टेजेस के बाद में क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा मैम हमारा फॉरेस्ट होगा। अब फॉरेस्ट बनेगा तो डेफिनेटली इसमें एनिमल्स भी होंगे, ठीक है। तो यहां पर इस बेयर रॉक से हमने एक पूरा फॉरेस्ट बनाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये है हमारा सक्सेशन, ठीक है। और इस सक्सेशन में ही क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब देखो, यदि मैं बात करूं, हमारा ये जो रॉक वाला कंडीशन है जहां पर कोई लाइफ नहीं है, इसको हम बोलते हैं ज़ेरिक कंडीशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ज़ेरिक कंडीशन। क्यों, क्योंकि हम रॉक की बात कर रहे हैं, हम एक ड्राई प्लेस की बात कर रहे हैं, और यहां पर जब फॉरेस्ट बन गया है तो इसको मैं कहती हूं मेजिक कंडीशन, मेजिक कंडीशन। और इस मेजिक कंडीशन को ही, आप सुनो, ठीक है, मेजिक कंडीशन को बनने में काफी समय लगा होगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, इसके बीच में जो स्टेप्स हुए हैं उनको हम कहते हैं सीरल स्टेप्स, ठीक है, सीरल स्टेप्स। जैसे कि मान लीजिए कि रॉक है, रॉक पे सबसे पहले आने वाली स्पीशीज है जिसको मैं कहती हूं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये है हमारी लाइकेन, ठीक है। लाइकेन मेरी सबसे पहले आने वाली स्पीशीज है, किस पर, रॉक पर। इसी को मैं क्या कहती हूं, पॉइनर स्पीशीज कहती हूं। ये बात समझ में आ गई क्या, पॉइनर स्पीशीज का मतलब क्या है, ऐसी स्पीशीज जो सबसे पहले आई हो। रॉक पे क्यों उगी लाइकन, क्योंकि रॉक पे उगने के लिए उसको कोई भी, मतलब हम कह सकते हैं कोई ऐसा वाटर नहीं चाहिए, कुछ ऐसे मिट्टी नहीं चाहिए, वो हल्के से मॉइस्चर पे भी उग सकता है लाइकेन, ठीक है। तो बेयर रॉक पे उगने वाला लाइकेन सबसे पहले क्या हो गया, उगने वाली सबसे पहले स्पीशीज है, इसलिए हम इसको पॉइनर स्पीशीज कहते हैं। लाइकेन के बाद, ठीक है, लाइकेन के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बाद आ जाएगा तुम्हारा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आ जाएगा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आ जाएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्म, राइट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने इवोल्यूशन देखा, इस तरीके से हमने सक्सेशन देखा कि एक लाइकन जो हमारी पॉइनर स्पीशीज थी, उससे एक ना बदलने वाला एक इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है। ना बदलने वाला इकोसिस्टम मतलब कि अब इसके अंदर फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एंजियोस्पर्म के बाद आपने कोई सुना, प्लांट का कोई डेवलपमेंट सुना, नहीं। तो एंजियोस्पर्म वाली जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, हमारी क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स के बाद अब कुछ भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई है। एनी डाउट हियर, एनी डाउट हियर, ये समझ में आ गया।
क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये जो है लाइकेन क्या है, एक सीरियल स्टेप है। ब्रायोफाइट क्या है, एक सीरियल स्टेप है। टेरिडोफाइट्स क्या है, एक सीरियल स्टेप है। जिम्नोस्पर्म क्या है, एक सीरियल स्टेप है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सीयर। ठीक है, ये क्या है, जब हमने ज़ेरिक कंडीशन से मेजी कंडीशन बनाई तो क्या हुआ, बीच में सीयर कंडीशन आई, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सीरियल स्टेप मिलकर के एक जो बेयर रॉक थी उसको हमने एक प्रॉपर फॉरेस्ट में बना दिया, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बना दिया। आई होप ये कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर दैट। अब सुनो एक्वेटिक की। एक्वेटिक जो हमारी कम्युनिटी है, एक्वेटिक सक्सेशन हुआ है, वो कैसे हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पॉन्ड, कोई लेक, कुछ भी है जहां पर कुछ भी नहीं है, नो लाइफ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रिक कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रिक कंडीशन है, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएंगे, सबसे पहले जो इसकी पॉइनर स्पीशीज होगी वो क्या होगी बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन आई, ये इसकी क्या है, पॉइनर स्पीशीज है। क्या है इसकी, पॉइनर स्पीशीज है। सबसे पहले आएगी फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन आए। अब फाइटोप्लैंक्टन के बाद हमारे पास क्या है, देखो ये बहुत नौने नौने से होते हैं। फिर यहां पर हमें पता लगा कि कुछ हमारे कैसे हो गए, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट हो गए, फिर रूट हट गई, फिर हमारे पास क्या बचे, सरफेस फ्लोटिंग प्लांट बने। फिर हमने कहा मैम जो हमारा रैम्स, जो हमारा रीड स्वैम्प है वो वाले प्लांट्स आए। फिर हमने कहा कि नहीं मैम थोड़ा बड़े होने लगे प्लांट, तो धीरे धीरे पूरा इवोल्यूशन हुआ। तो यहां से ये फाइटोप्लैंक्टन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइनर स्पीशीज है। अब यहां से मेरे पास एक पूरा फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, एक पूरा फॉरेस्ट बन गया, यानी कि हमारी मेजी कंडीशन बन गई। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सक्सेशन है। आ गई क्या बात समझ में, ये भी मेरा क्या है, सक्सेशन हुआ है कि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी। फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर एक पॉइनर स्पीशीज हुई और धीरे धीरे ये पूरा फॉरेस्ट में बदल गया। इज दैट क्लियर, मेजी कंडीशन के अंदर आ गया, दोनों तरह के सक्सेशन समझ में आ गया। एक्वेटिक कैसे हुआ, टेरेस्ट्रियल कैसे हुआ, क्लियर दैट। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन, द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज एट द सेम साइट। ठीक है, सेम साइट ऑन आफ्टर द अदर टिल अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्स व्हिच डज नॉट चेंज फर्दर। जैसे ही देखो, जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आएगी जब तक इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे स्टेप्स आए, बहुत सारे सीरियल स्टेप्स आए। लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई उसके बाद कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा, यही कहा जा रहा है। द चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। अब आप क्या बोल रहे हो कि हमने बोला मैम ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से हमारा फर्दर प्लांट बन रहा है। तो क्या आपने कभी जिम्नोस्पर्म के बाद ब्रायोफाइट्स बनाए हैं, ऐसा हुआ है? नहीं ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो चेंजेस हैं वो एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है कि आप उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, उस सक्सेशन को चेंज कर सकते हो, क्लियर दैट। देयर इज अ पैरेलल चेंज इन द फिजिकल एनवायरमेंट, और साथ के साथ जो फिजिकल एनवायरमेंट है उसमें भी जो चेंजेस हैं वो उस कम्युनिटी, उस सीरियल स्टेप के साथ में चेंज होते जा रहे हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द स्टेबल, इसके बाद कोई चेंज नहीं इसलिए स्टेबल है। सेल्फ परप्यूटिंग, खुद से ही डेवलप हो रही है। एंड फाइनल बायोटिक कम्युनिटी है, और एक फाइनल बायोटिक कम्युनिटी, उसके बाद में कोई कम्युनिटी नहीं बनेगी, दैट डेवलप्स एट द एंड ऑफ द बायोटिक सक्सेशन एंड इज इन परफेक्ट हार्मोनी विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। और जहां पर कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है बच्चों, वो उस फिजिकल एनवायरनमेंट्स के आधार पर अपने आप को डेवलप किए हुए हैं, और जो वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी उस कम्युनिटी के हिसाब से ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट और जो सक्सेशन चल रहा था वो साथ साथ चल रहा था। तो तभी ऐसा होता है कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद में कोई फर्दर चेंज नहीं आता है। इज दैट क्लियर?
So it is also termed as climatic climax community. Climax community has maximum diversity and niche specialization. क्यों बोला? क्योंकि अब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत काइंड ऑफ एनिमल्स रहेंगे, बहुत काइंड ऑफ प्लांट्स रहेंगे, नॉने नॉने माइक्रोब्स भी रहेंगे, तो दैट मीन्स वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी तुम्हें, ठीक है। और द वेरियस बायोटिक कम्युनिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग द बायोटिक सक्सेशन आर टर्म्ड एज सीरियल, ठीक है, और ट्रांजिशन कम्युनिटीज जो धीरे धीरे जो चेंज होगी इसको हम बोलेंगे सीरियल, ठीक है, एल है ये। हाइड्रोसीयर, हाइड्रोसीयर का क्या मतलब है? जो हमने भी बोला एक्वेटिक कंडीशन में, हाइड्रोसीयर इज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड और लेक। पॉन्ड और लेक के अंदर जो स्पीशीज डेवलप हो रही है वो कैसा कहलाता है? हाइड्रोसीयर। इट स्टार्ट विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ सम फाइटोप्लैंक्टन। आ गई बात समझ में? पॉइनर स्पीशीज क्या रहेगी कि हाइड्रोसीयर की? फाइटोप्लैंक्टन which forms a poiner plant community and finally terminate into the forest, forest में बदल जाएगा, which is climax community. Clear that? तो हमारे पास क्या है? जीरोसीयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिथोसीयर, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, जिसका मैंने एग्जांपल दिया लाइकेन वाला। फिर सेमोसीयर का मतलब है कि जब सैंड के अंदर आप सक्सेशन देख रहे हो। क्लियर? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पर कभी कोई भी लाइफ नहीं थी और वहां पर कोई लाइफ हो। गेट माय पॉइंट? एक ऐसा एरिया जहां पर पहले कभी भी लाइफ नहीं है, फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर हुई है, फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर हुई है, तो वो कहलाती है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि अब यहां पर लाइफ बन गई है और यहां पर आ जाए फ्लड, यहां पर पड़ जाए अकाल, यहां पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए और यहां पर पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद वापस से लाइफ अपीयर होगी, लाइफ रीअपियर हो, तो वो कहलाएगी सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप एम आई वेरी वेरी क्लियर विद दैट? क्लियर? सो प्राइमरी सक्सेशन इट अकर्स प्रीवियसली स्टेराइल और बेयर एरिया, जहां पर कभी कोई लाइफ नहीं थी, which have never been occupied by any community, soil and humus are absent at the time of beginning. आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय कैसी कंडीशन होती है? बेयर रॉक होती है, वो उसमें कोई विदरनिंग नहीं होती है, धीरे धीरे विदरनिंग होती है, तब जाकर के एक नई लाइफ बनती है, नए सीरियल स्टेप्स आते हैं। तो उस समय ना तो ह्यूमस होता है, उपजाऊता के लिए वो स्टेराइल होती है। सेकेंडरी सक्सेशन देखो, it occurs in area which have been previously occupied by any community but had become barren due to forest fire, earthquake, flood or any other calamity. अलग से कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, वहां की लाइफ खत्म हो गई, फिर से रीअपियर हो रही है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। अब देखो हमारे पास पिक्चर है, मैंने बोला जो हाइड्रोसीयर है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आए हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए सबमर्ज स्टेज। सबमर्ज स्टेज यानी कि जो छोटे छोटे थे, अब एकदम मैं क्या कहती कि एकदम सांस लेना वो हो जाता है, सबमर्ज स्टेज है। फिर आपने बोला सबमर्ज कैसे है? फ्री फ्लोटिंग, रूटेड है, ठीक है, रूटेड है लेकिन यहां पर अटैच नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है, किसी भी चीज से बाउंड नहीं है। फिर आता है हमारा रीड स्वैम्प स्टेज, यानी कि थोड़े थोड़े प्लांट अब ऊपर सरफेस तक आ रहे हैं और नीचे भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा? मार्श मेड्यू स्टेज, प्लांट ऊपर की तरफ गो करने हैं और इसके बाद में आ जाएगा हमारा श्रब स्टेज, छोटी छोटी झाड़ियां बड़ी बड़ी ऐसे प्लांट बन जाएंगे और उसके बाद हमारा पास आएगा पूरा का पूरा फॉरेस्ट। कैसे याद करोगे? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन आए। अब क्या है इसके अंदर? क्या होंगे? बिल्कुल सबमर्ज्ड प्लांट है, ठीक है। ये बोलेंगे हमें सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम सरफेस पे फ्लोट करना चाहते हैं, तो ठीक है, ये लो भाई, ठीक है। तो ये कैसे हैं? फ्री, अच्छा रूट तो बना दूं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मैम अब जो है प्लांट जो हैं कैसे हो गए? रीड स्वैम्प हो गए, ठीक है। रीड स्वैम्प के बाद में आप याद करोगे मस्त से,
ठीक है, मस्त से ये हमारा मीडियो हो गया, ये हमारा श्रब हो गया, और टी से हमारा टी यानी कि ट्रीज बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट। याद रहेगा, रीड स्वयं के बाद मस्त याद कर लोगे, या आर मस्त भी याद कर सकते हो, वी आर मस्त, आर मस्त, हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल, आर मस्त है, यानी कि रेड स्वयं, फिर हमारे पास मीडियो, फिर हमारे पास हमारा श्रब, और उसके बाद हमारे ट्री। क्लियर दैट, याद रहेगा ये अरेंजमेंट। चलो, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है? देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? ये एक तरह की जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो कैसे साइक्लिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप बायोजियोकेमिकल साइकिल में दो तरह के देखोगे, एक होता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। क्लियर दैट। चलो, बायोजियोकेमिकल साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल रेफर्स टू अ साइक्लिक एक्सचेंज, ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, बायोजेनेटिक जो न्यूट्रिएंट है उसका ही एक साइकिल जो है वो ही क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक दोनों में होते हैं इसके अंदर, दैट न्यूट्रिएंट कैन बी यूज रिपीटेडली, उस न्यूट्रिएंट को रिपीटेडली यूज किया जा रहा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के द्वारा। Essential element required by an organism, their body building and metabolism are known as बायोजियोकेमिकल्स। बायोजियोकेमिकल्स क्या है मैम? जो कि ऐसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो कि बायोटिक के द्वारा, बायोटिक या ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज किए जा रहे हैं खुद की सर्वाइवल के लिए, वो क्या कहलाते हैं? बायोजियोकेमिकल्स कहलाते हैं। द अमाउंट ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट बोथ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग स्टेट बोथ कहेंगे। नाउ वी हैव बायोजियोकेमिकल साइकिल, वी हैव टू काइंड ऑफ, एक है गैसियस, एक है हमारा सेडिमेंट्री। अब देखो यहाँ पर गैसियस साइकिल में क्या है? गैसियस साइकिल में जो हमारा रिजर्वॉयर है वो कैसा है? पूल इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, पानी भी है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, जैसे अपन कार्बन की भी बात करेंगे, समझाऊंगी कैसे बोलना चाह रहा है। गैसियस में क्या कह रहे हैं? पानी और एटमॉस्फेयर आपस में उस साइकिल को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होगा वो कैसा होगा? गैसियस साइकिल होगा। व्हाट अबाउट द सेडिमेंट्री साइकिल? सेडिमेंट्री साइकिल में हमारे पास एटमॉस्फेयर का ना के बराबर सहयोग है, ना के बराबर वर्क है, तो रिजर्वॉयर पूल इज लिथोस्फीयर, यानी कि हम रॉक की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? सो बायोजेनेटिक मटेरियल इज गैसियस, बायोजेनेटिक मटेरियल इज नॉन गैसियस। ठीक है, रिजर्वॉयर पूल इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, रिजर्वॉयर पूल इज ओनली लिथोस्फीयर। एग्जाम्पल कार्बन, एग्जाम्पल फॉस्फोरस। सो नाउ वी हैव कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में आप क्या देखोगे बच्चों? देखो, ये हमारा क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में हमारे पास क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन है, और यहाँ पर जीव भी है, तो यहाँ से CO2 जाएंगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है? बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं तो वो उसको यूज कर लेंगे, यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर जो CO2 होगी वो किसके द्वारा हो जाएगी? वो एटमॉस्फेयर यूज कर लेगा, राइट। तो अब देखो, ये तो हो गया यूटिलाइज करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, इसके द्वारा ये क्या बनाएंगे? अपनी CO2 बनाएंगे। ठीक है, अपनी CO2 बनाएंगे। यहाँ पर क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर भी CO2 बनेगी। तो दैट मीन्स हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं तो हम बना भी रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं तो बना भी रहे हैं, तो ये साइकिल चलता जा रहा है। गैसियस क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर भी है वाटर के अंदर, और हमारा एटमॉस्फेरिक भी हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा साइकिल कहलाता है गैसियस साइकिल। एग्जाम्पल कार्बन। अब देखो आपका डायग्राम क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारी CO2 है। अब ये क्या कर रही है? देखो, यहाँ के जो जीव है वो इस CO2 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल फूड चेन की वजह से हमारी CO2 आ रही है, ये बात ध्यान रहेगी। क्लियर दैट? आगे बात समझ में। बहुत सारा आप कंबशन करवा रहे हो, आप फायर करवा रहे हो, उससे भी CO2 बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कार्बन साइकिल चल पाता है। नाउ वी हैव फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल में आपके पास देखो क्या है? फॉस्फोरस साइकिल हमेशा लिथोस्फीयर में मिलता है हमारे पास। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी कि हम बोल रहे हैं बेयर रॉक पे।
अब देखो क्या होगा, ठीक है, यहां पर लाइफ हुई, ठीक है, फॉस्फोरस जो है बच्चों यहां पर कहां मिलता है, रॉक में मिलता है। अब रॉक टूटेगा, इसका मिनरलाइजेशन होगा, तो मैं क्या बोल रही हूं यहां पर, इसकी विदरिंग होगी, सॉइल टूटेगी तो इसके अंदर फॉस्फेट निकलेगा, किसमें, PO4 3- के अंदर। अब यहां से ये कौन लेगा बच्चों, प्लांट यूज कर लेगा। इस प्लांट को कौन खाएंगे बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर मैं बोलूं हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर को किसने खाया, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हम बोले कार्निवोर ने, और इस कार्निवोर को हम खाया टॉप कार्निवोर ने, ठीक है। फास्फोरस गया इधर, अब क्या हुआ, फास्फोरस कैसे वापस से आएगा, अब यहां पर से ये मरेगा, डेट्राइटस कंडीशन में आएगा, ये भी प्लांट भी, ये सब क्या होंगे, डेट्रिटियस कंडीशन में होंगे। अब इस डेट्रियस से वापस से कहां जाएगा, सॉइल में, सॉइल से कहां जाएगा, वापस से प्लांट में। साइकिल समझ में आ गई। पहले रॉक की विदर्निंग हुई, सॉइल में गया फॉस्फेट, प्लांट के पास गया, प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर में, सब मरे, वापस से मिट्टी में मिले, है ना, वहां से डेट्राइटस हुआ, डेट्राइटस फूड चेन चली, वहां से वापस से फास्फोरस कहां गया, सॉइल में, सॉइल से वापस से प्लांट में, साइकिल चलता जा रहा है। आ जाओ, ठीक है, यहां पर आप देखो रॉक मिनरल विदर्निंग हुई, ठीक है, विदर्निंग स्पेलिंग से ही कर लो बच्चों, कहां गया, ठीक है, विदर्निंग हुई, विदर्निंग की वजह से सॉइल के अंदर आया। अब सॉइल के अंदर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डेट्राइटस से वापस से सॉइल सॉल्यूशन में आ गया। और कुछ क्या करता है, रन ऑफ भी हो जाता है, कुछ पानी के जरिए बह के भी निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल। क्लियर दैट, ये समझ में आ गया क्या किस तरीके से डायग्राम है, वापस समझा देती हूँ, आ जाओ एक बार वापस समझ लो। रॉक है, रॉक से विदर्निंग हुई, फॉस्फेट निकला, किस में गया, सॉइल में गया, ठीक है। इस सॉइल से क्या आए, हमारे प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर ने, कंज्यूमर को डेट्राइटस ने, डेट्राइटस से क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन से वापस से सॉइल में आए, वापस से प्रोड्यूसर ने खाया। आ गई बात। रन ऑफ यानी कि कुछ पानी के साथ भी बह के निकल जाता है, विद द हेल्प ऑफ सॉइल भी निकल जाता है। क्लियर दैट, फॉस्फोरस साइकिल। अब देखो जो हमारी इकोसिस्टम है उसकी सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। देखो बच्चों, इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत काम करता है, गुड रेनफॉल के लिए, प्यूरिफाइड एयर के लिए, कार्बन फिक्सेशन के लिए, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए, सीड डिस्पर्सन एंड पॉलिनेशन के लिए, ग्रेजिंग के लिए, हैबिटाट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, सारी की सारी चीजें हमें मिलती है हमारे इकोसिस्टम के द्वारा। क्लियर दैट, इस तरीके से इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर डन। क्या याद रखना है, मिशन ज्ञान ऐप आपको डाउनलोड करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, आराम से चीजें हैंडल हो जाएगी। क्लियर दैट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक धन्यवाद।